हेलो एवरीवन, आदित्य जी आ चुके हैं, मनोज कुमार जी भी आ चुके हैं, रक्षेंद्र कपूर जी भी आ चुके हैं। आप सबको गुड इवनिंग। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। और आज हम लोग लेबर लॉ में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और 2-3 क्लास और बचा है, उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अड्डा के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। तो हम आपको पर्सनली जो है वो गूगल मीट से या लिंक देकर आपको पर्सनली पढ़ा देंगे। जो भी बच गया है चैप्टर अकाउंट्स में या इसमें, वो हम पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हम आपको कह देते हैं कि आप लोगों का जो है वो कोर्स जो है वो 30 तारीख लास्ट डेट है। 30 के बाद हम आपको सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जो अकाउंट्स के बचे चैप्टर है और जो लेबर लॉ के बचे चैप्टर वो आपको करा देंगे, ठीक है जी। तो चिंता नहीं करना है आप लोग को, ओके। चलिए, क्योंकि लेबर लॉ बहुत है इसलिए, ठीक है जी। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग आदित्य जी, गुड इवनिंग आप सबको, गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है ना? वीडियो विजिबल है, ऑडियो ऑडिबल है ना अच्छे से? चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का चैप्टर। तो डियर एवरीवन, आज हम लोग लेबर लॉ में एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, है ना। और वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वो इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है उसका नाम है आपका पीएफ, पब्लिक आपका प्रोविडेंट फंड। तो आज हम लोग पीएफ के बारे में जानेंगे, प्रोविडेंट फंड के बारे में जानेंगे। तो देखिए, प्रोविडेंट फंड, इसको पीएफ को हम लोग कहते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कहते हैं इसे, ठीक है। तो अब हमें दो चीज समझना है। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लें, फिर हम लोग टेक्निकल कॉन्सेप्ट में आएंगे। बहुत प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ईपीएफ, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीपीएफ। तो दो टाइप के प्रोविडेंट फंड हो गए, एक ईपीएफ, एक पीपीएफ। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो एक हो गया ईपीएफ और एक हो गया पीपीएफ। ईपीएफ का पूरा नाम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ का पूरा नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले नाम से ही स्पष्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब ये जो प्रोविडेंट फंड है ये एम्प्लॉय के लिए है। मतलब जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो जॉब करते हैं, है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो या प्राइवेट एम्प्लॉइज हो, जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए होता है ईपीएफ। और जो जॉब नहीं कर रहे, कोई बिजनेसमैन है या कोई छोटा मोटा व्यापारी है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, या अगर मान लीजिए कोई जॉब करने वाला भी पर्सन है लेकिन उनका कोई ईपीएफ अकाउंट नहीं है, मतलब उनका प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा नहीं होता है, ठीक है ना। वो मान लीजिए जिस कंपनी में काम करता है वहां पर ईपीएफ की फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, मतलब वहां पर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, उसका ईपीएफ अकाउंट नहीं है कंपनी में, तो फिर वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में पैसा जमा कर सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक क्लियर है। तो ईपीएफ इंप्लॉइज के लिए है जो लोग जॉब करते हैं, और पीपीएफ जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका जो जॉब कर भी रहे हैं लेकिन उनका कोई ईपीएफ अकाउंट नहीं है, कंपनी की तरफ से ईपीएफ अकाउंट नहीं ओपन किया गया है उसका। मान लीजिए कोई ऐसे कंपनी में हम काम कर रहे हैं जहां ईपीएफ की फैसिलिटी ही नहीं है, तो फिर हमको बैंक में जाके पीपीएफ अकाउंट खुलाना पड़ेगा या पोस्ट ऑफिस में जाके पीपीएफ अकाउंट खुलाना पड़ेगा, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं या किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं लेकिन वहां पर ईपीएफ की सुविधा नहीं, तो ऐसे लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके पीपीएफ अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी रिक्शा वाला, चाय वाला या कोई भी आम पब्लिक, ठीक है, वो पीपीएफ में पैसा जमा कर सकता है। यहां तक क्लियर? चलिए, अब हम ईपीएफ के बारे में बात करते हैं कि तो ईपीएफ जो है
एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले ये जो ईपीएफ है इसका एक्ट कब आया था? तो इसका एक्ट आया था 1952 में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो इसका एक्ट कब आया था? 1952 में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इतनी बातें आप याद रखेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। जबकि पीपीएफ जो है, पीपीएफ का कानून 1968 में आया है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट आपका 1968 याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईपीएफ की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें, तो ईपीएफ जो है ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। और कंपलसरी कैसे कंपनी के लिए, किन कंपनियों में कंपलसरी है, ठीक है। तो ये उन कंपनियों में कंपलसरी है, ठीक है, जिन कंपनी में, जिस भी कंपनी में, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, जिस कंपनी में 20 एम्प्लॉय से ज्यादा काम कर रहे हो, 20 एम्प्लॉय या 20 वर्कर से ज्यादा काम कर रहे हो। तो 20 एम्प्लॉय या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वहां पर उस कंपनी में कंपलसरी हो जाता है कि उसका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय का सैलरी से पीएफ काटे और काट के उसको ईपीएफओ के अकाउंट में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करें। समझ गए? तो ईपीएफ कंपलसरी है उन कंपनियों के लिए जहां 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो देखिए पीपीएफ जो है, यहां पर तो कोई एम्प्लॉय का तो बात ही नहीं है, तो ये हम जैसे इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल, ठीक है, जिनका कोई भी किसी कंपनी में पीपीएफ ईपीएफ अकाउंट नहीं है, उनके लिए हम इंडिविजुअल लोगों के लिए क्या है, हम इंडिविजुअल लोगों के लिए क्या है, आपका पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। और ये जो पीपीएफ है जिसको हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं, ठीक है, ये हम इंडिविजुअल लोगों का है, और जैसा आपका इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं पीपीएफ में। हम आपको बताएंगे कितना जमा करना है, क्या कंट्रीब्यूशन है, सब बताते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल के लिए, और ये आपका अगर मान के चले तो इट इज नॉट अ कंपल्सरी, ये ऑप्शनल है, ये आपके इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप पीपीएफ अकाउंट किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोलाना चाहते हैं या नहीं खोलाना चाहते, ये आपके इच्छा पर, आपके डिजायर पर आप निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें ईपीएफ की, तो ईपीएफ जो है ये किन के लिए है, वर्कर्स के लिए, जो लोग भाई काम कर रहे हैं, या हम बात करें एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के लिए, समझ में आ गया बात को। और ये किन के लिए है, ये ऐसे इंडिविजुअल के लिए है जो इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे इंडिविजुअल के लिए है, ऐसे इंडिविजुअल के लिए है जो इंडिया में रहते हैं, रेसिडेंट इन इंडिया जिसको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए रेसिडेंट इंडिया, रेसिडेंट इंडियन के लिए, रेसिडेंट इंडियन के लिए याद रखें, ठीक है, ऐसे भारतीयों के लिए है जो आपका इंडिया के है, लेकिन एनआरआई के लिए पीपीएफ अकाउंट नहीं है, जो भारत में ही रह रहे हैं, भारत में ही पैसा कमा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या है, रेसिडेंट इंडियन के लिए है आपका पीपीएफ, या फॉरेनर के लिए नहीं, और ना ही एनआरआई के लिए। ईपीएफ में देखिए सीधी सी बात है कि ईपीएफ में जो आपका अकाउंट से सैलरी कटता है, ईपीएफ में क्या होता है, ईपीएफ में देखिए होता क्या है, पहले आप समझिए ईपीएफ में, ठीक है, क्या होता है बेसिकली कि इसमें एक फंड होता है, एक ईपीएफ एक फंड होता है, ईपीएफ एक फंड होता है, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और इसमें एक तरफ होते हैं एम्प्लॉयर, एक तरफ होते हैं एम्प्लॉयर और एक तरफ होते हैं एम्प्लॉय, एक तरफ होते हैं एम्प्लॉयर और एक तरफ होते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक जिसके अंडर में आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। तो इस ईपीएफ में, इस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अगर 12%, जैसे एम्प्लॉय का सैलरी है 10,000, तो 10,000 का 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा अपना जेब से लगाकर, और 10% जो सैलरी है, और 10% जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सैलरी में से काट लेगा 12%।
तो अभी जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो 12% ही है, मिनिमम 12%। आपको इंप्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना है इंप्लॉय की सैलरी का अपना जेब से लगाकर, और इंप्लॉय का भी सैलरी से 12% काटा जाएगा और इस ईपीएफ फंड में जमा किया जाएगा। और जब ये इंप्लॉय रिटायर कर जाएगा तो उसके बाद पूरा प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट के साथ ये पैसा उस इंप्लॉय को दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है, इंप्लॉयर के तरफ से भी और इंप्लॉय की तरफ से भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलिए, और किसका कंट्रीब्यूशन होता है? इंप्लॉय के सैलरी का। तो इंप्लॉय का सैलरी अगर मान लीजिए कि 10,000 है तो 10,000 का 12% मैंने 1200 रुपया इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और 1200 रुपया इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, और ये पैसा इंप्लॉयर ही काट लेगा। इंप्लॉय को बोलना नहीं पड़ेगा कि लीजिए बाबूजी 12% हमारा सैलरी से आप 1200 रुपया ले लीजिए और मेरा ईपीएफ फंड में जमा कर दीजिए, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक इंप्लॉयर जो है वो इसके सैलरी से काट के ईपीएफ में जमा कर देगा। तो इसमें इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा और इंप्लॉय भी। बात समझ में आ रहा है या नहीं? यहां तक क्लियर है? बोलिए फटाफट, यस यो नो, क्लियर है? आदित्य जी, रक्षेंद्र जी और क्या क्या बोलिए जल्दी। हाँ, तो रिस्पॉन्स जरूर दीजिए ताकि हमको पता चले हाँ भाई क्लियर हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ओके ओके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, कि यहां पर भी कोई कंट्रीब्यूशन करना है क्या? तो देखिए यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह का कंट्रीब्यूशन है देख लीजिए। यहां पर जैसे मान लीजिए कि कोई आम नागरिक किसी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाके पीपीएफ अकाउंट खुलाता है, तो उसको एक साल में, वो एक साल में मतलब इन अ ईयर माने एक साल में उस व्यक्ति को मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया वो जमा कर सकता है। मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया के बीच में वो जितना चाहे पैसा जमा कर सकता है पूरे एक साल में। मतलब एक साल में आप 1.5 लाख रुपया से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं और एक साल में आप 500 रुपया से कम नहीं जमा कर सकते हैं। मतलब आप अगर गरीब से गरीब है, महागरीब, गरीब का होल स्क्वायर है मान लीजिए आप, तो आप मिनिमम एक साल में 500 रुपया तो जमा कर ही सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात को? तो आप मिनिमम 500 जमा कर दीजिए। अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो आप 600 जमा कीजिए एक साल में, आप एक साल में 5,000 एक बार में जमा कर दीजिए, आप एक साल में 20,000 जमा कर दीजिए, आप एक साल में 1 लाख जमा कर दीजिए, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा आप 1 लाख एक साल में जमा नहीं कर सकते। तो पीपीएफ में मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख की डिपोजिट हो सकता है, इससे ज्यादा आप डिपोजिट नहीं कर सकते पीपीएफ अकाउंट में। ये बात एकदम आप अपने जहन में डाल लीजिए। आप चाहे तो मंथली भी इसमें आप पैसा अपने अकाउंट से कटा सकते हैं, माने आपका पीपीएफ अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक रहेगा। आपका एक तारीख को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा। जब आप पीपीएफ अकाउंट खोलाएंगे तो उसमें फॉर्म में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस तरह से पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। रैंडमली का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से साल में कभी भी आप 20,000 या 50,000 या 1 लाख आप कटवा के अपना सेविंग अकाउंट से पीपीएफ में डालना चाहते हैं, या हर महीना आप 10-10 हजार रुपया कटवाना चाहते हैं या 2-2 हजार कटवाना चाहते हैं अपने सेविंग अकाउंट से पीपीएफ में जमा करने के लिए। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन याद रखें 1.5 लाख से ज्यादा आप एक साल में पीपीएफ में जमा नहीं कर सकते और मिनिमम 500 से कम नहीं कर सकते। मतलब आपका पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख के बीच में ही अमाउंट होना चाहिए एक साल में पीपीएफ में। और ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली या एक साल में एक बार आप दे दीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं कि ईपीएफ का जो अकाउंट है उसको कौन मेंटेन करती है, मैनेज करती है। ठीक है, तो ईपीएफ का जो अकाउंट है उसको मैनेज करती है आपका ईपीएफ, मैनेज्ड बाय ईपीएफ। आप जो ईपीएफओ एक संस्था है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप जॉब करने जा रहे हैं, इसी संस्था में ना आप जॉब करेंगे। आपका काम क्या है कि जितने भी कर्मचारी है जिनका पीएफ अकाउंट है, ईपीएफ अकाउंट है, उसका पूरा मैनेज करना, उसका खाता में इंटरेस्ट डालना, उसके पूरे अकाउंट को मेंटेन करना, मैनेज करना, उसके फंड को बढ़िया तरीके से स्टोर कर मतलब मैनेज करना, वो सब ईपीएफओ का काम है जहां आपको जॉब करना चाहते हैं आप। तो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पूरा ईपीएफ अकाउंट को मैनेज करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पीपीएफ, तो पीपीएफ को ईपीएफओ से कोई मतलब नहीं है। पीपीएफ का जो पैसा है वो हम बैंकों में, बैंक का मतलब कोई भी कॉमर्शियल बैंक में या आप पोस्ट ऑफिस में आप जमा कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस में या बैंक में ही आप पीपीएफ अकाउंट खुला सकते हैं। इतनी बातें आप याद रखेंगे।
तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में जाकर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। और जो ईपीएफ अकाउंट है, ईपीएफ अकाउंट जो है उसको मैनेज कौन करेगी? ईपीएफओ मैनेज करेगी। उसको कौन मैनेज करेगी? उसको ईपीएफओ मैनेज करेगी। याद रखेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? तो इंटरेस्ट देखिए इसमें एनुअली अगर आज के डेट में देखा जाए तो अभी ईपीएफ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे, वो 8.1% इंटरेस्ट मिल रहा है। ये समय समय पर हर 3 महीने पर, है ना, चेंज भी होता रहता है। हर 3 महीने पर गवर्नमेंट चेंज करती है। और चेंज का मतलब जरूरी नहीं कि चेंज का मतलब कंपलसरी कि चेंज हो ही जाए, है ना। अगर 8.1% है, अब आने वाला 3 महीने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि 8.1 ही रहेगा या फिर इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसमें चेंजिंग देखने को मिलता है साल दर साल, ठीक है, इसमें चेंजिंग देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें कितना इंटरेस्ट चल रहा है अभी? तो 8% जो इंटरेस्ट चल रहा है अभी पीपीएफ में वो 7.1%, बस 10% का अंतर है ना, 10% का अंतर है। तो ये 8.1% है ईपीएफ पे, और पीपीएफ पे कितना है आपका? 7.1%। याद रखेंगे 7.1%। चेंज ऊपर और नीचे होते रहता है, 8% के आसपास चलता रहता है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, इसकी मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी पीरियड किसकी? ईपीएफओ। तो ईपीएफओ की जो मैच्योरिटी है वो है रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट। जब आप रिटायर कर जाएंगे तब आपको ईपीएफ का पैसा मिलेगा। समझ गए? जब आप रिटायर कर जाएंगे तब आपको ईपीएफ का पैसा मिलेगा। और इसमें तो रिटायरमेंट का कोई बातें नहीं है। इसकी जो मैच्योरिटी है वो 15 साल है। अगर आज आप अकाउंट खुलवाए हैं पीपीएफ अकाउंट किसी भी बैंक में, तो 15 साल के बाद, जैसे ही आपका 15 साल कंप्लीट होगा, आपको तुरंत 15 साल कंप्लीट होते ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट के साथ, जितना भी आप कंट्रीब्यूट किए वो। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो आपका पीपीएफ अकाउंट है, इसमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो एनुअली कैलकुलेशन होता है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। और आज के डेट में एक सबसे अच्छा स्मॉल सेविंग स्कीम है पीपीएफ जो है, वो आज के डेट में सबसे अच्छा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, गरीब परिवार के लिए ये बहुत ही अच्छा स्मॉल सेविंग स्कीम है, बहुत ही अच्छा, है ना। तो कोशिश कीजिए कम से कम एक अकाउंट आपका पीपीएफ होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, है ना। चलिए और आगे बढ़े। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप मान लीजिए कि आप ईपीएफ हो या पीपीएफ हो, उसमें आप पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप आपकी जॉब हो गई 25 साल में और आप रिटायर करेंगे मान लीजिए 50 साल में, तो आपके अकाउंट से तो हर महीना क्या होगा? कटता जाएगा पीपीएफ का, ईपीएफ का पैसा। मान लीजिए कि आपको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, कुछ भी, मान लीजिए कि आपको अपना बेटा को पढ़ाना है या आपको किसी तरह का इमरजेंसी आ गया, आपको बहुत पैसे की जरूरत है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हमने तो पिछले 10 सालों में ईपीएफ में पैसा जमा किया है, तो चलो एक काम करते हैं, उस पैसे को ही विड्रॉ कर लेते हैं। हमने जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 10 साल तक पैसा जमा किए हैं, है ना, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 10 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत हो गई। तो क्या इस तरह का प्रोविजन है कि आप ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, मतलब कि रिटायरमेंट से पहले भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल ये प्रोविजन है। लेकिन ये प्रोविजन तब लागू होगा 5 साल के बाद। ऐसा नहीं कि आप आज जॉब ज्वाइन किए और आप 1-2 साल तक आपके पीएफ से पैसा, आपकी सैलरी से पैसा डिडक्ट हुआ ईपीएफ में, और 2 साल के बाद आप चाहे तो पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते। नहीं, 2 साल नहीं, कम से कम 5 साल, 5 साल के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते, वो भी पार्सल। तो आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं ईपीएफ में, आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं ईपीएफ में, आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं। पार्सल का मतलब होता है कुछ हद तक, कुछ हद तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी कब? कब? आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 सालों के बाद आप चाहे तो ईपीएफ से पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है उससे आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी
5 साल के बाद 5 साल से पहले आप 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर सकते ईपीएफ से, चाहे आपको कितना इमरजेंसी क्यों ना आ गया। समझ में आ गया है ना। और वो भी पार्सल विड्रॉ करने का वैलिड रीजन क्या होना चाहिए, मैरिज, शादी ब्याह करना हो बेटा का बेटी का उस केस में, या बेटा बेटी को पढ़ाना हो एजुकेशन के लिए, है ना, या कोई इमरजेंसी आ गया हो, मान लीजिए कोई अस्पताल में एडमिट हो, उसके लिए पैसे का इलाज के लिए खर्च के लिए पैसे चाहिए, तो उस इमरजेंसी में आप चाहे तो अपना ईपीएफ का जमा किया हुआ पैसा आप निकाल सकते हैं पार्सली, पूरा नहीं, वो भी 5 साल के बाद। याद रखेंगे, यहां तक क्लियर। चलिए, अच्छा क्या पीपीएफ के साथ ऐसा प्रोविजन है? जी हाँ, पीपीएफ के साथ भी प्रोविजन है कि इसमें भी आप सेम काम कर सकते हैं, आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं, आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को, आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी आफ्टर 5 इयर्स, वो भी आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद। और केस वही है, आप मैरिज के केस में, आप मैरिज के केस में, या आप एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन में पैसा खर्च करना चाहते हैं, या कोई इमरजेंसी आ गया हो, उस केस में आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आप चाहे तो पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो बहुत बढ़िया, तो इतना पॉइंट्स आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है ईपीएफ और पीपीएफ में जो डिफरेंस है उनमें अगर हम बात करें डेप्ट लायबिलिटी, तो डेप्ट लायबिलिटी क्या होता है पहले ये समझते हैं। डेप्ट लायबिलिटी, डेप्ट लायबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है, कि मान लीजिए कि आप लोन लिए हैं, इसकी डेप्ट लायबिलिटी जो है वो 0 होती है, और इसकी भी जो डेप्ट लायबिलिटी है, इसकी भी जो डेप्ट लायबिलिटी है वो एकदम 0 होती है। अब आप बोलेंगे सर ये डेप्ट लायबिलिटी 0 होती है, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है? आइए इसको जरा सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए डेप्ट लायबिलिटी 0 होने का मतलब ये है, डेप्ट लायबिलिटी जो शून्य है, डेप्ट लायबिलिटी जो 0 है, इसका क्या मतलब होता है? तो डेप्ट लायबिलिटी 0 होने का मतलब ये होता है डियर एस्पिरेंट, सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो डेप्ट लायबिलिटी 0 होने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप बैंक से लोन लिए और वो पैसा नहीं चुका पाए, मान लिया बैंक से 10 लाख रुपया लोन लिए और 10 लाख रुपया नहीं चुका पाए, तो बैंक वाला कभी भी आपका ईपीएफ में जमा किया हुआ पैसा या पीपीएफ में जमा हुआ पैसा को वो जब्त नहीं करेगा। मान लीजिए कि आप बैंक से लोन लिए और वो पैसा आप नहीं चुका पाए, तो होता है ना कि भैया आपका संपत्ति को गिरवी, आप जो गिरवी रखे हैं उसको पूरा जब्त कर लेगी बैंक। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ईपीएफ अकाउंट खुलवाया है, मतलब पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, और मान लीजिए कि मेरा पीपीएफ में 12 लाख रुपया जमा है, ठीक है, तो कभी भी बैंक मेरा पीपीएफ वाला पैसा को जब्त नहीं कर सकती है, फोरफिट नहीं कर सकती है कि अरे यार तू पैसा नहीं लौटाया तो हम एक काम करते हैं, तुम्हारा पीपीएफ अकाउंट जो मेरे बैंक में है उसको हम जब्त कर लेते हैं, फोरफिट कर लेते हैं। तो ये काम नहीं होगा। तो चाहे ईपीएफ हो या पीपीएफ हो, उसको हाथ लगाने नहीं देगी, ठीक है। अगर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी अगर पैसा जमा है किसी का ईपीएफओ में, ये तो अगर वो किसी भी बैंक से लोन लेती है तो बैंक अगर जाएगा ईपीएफओ के पास और बोलेगा कि इस ये आदमी का हमको पूरा का पूरा पैसा आप दे दीजिए क्योंकि ये लोन लिया है, हमको पेमेंट नहीं किया है, तो हम आपका इसका पूरा पैसा लेना चाहते हैं, तो आप हमको दे दीजिए। ईपीएफओ बोलेगा खबरदार, तुमको छूने भी नहीं देंगे, एकदम एकदम दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, इस पैसे को 1 रुपया भी विड्रॉ करने नहीं देंगे। समझ गए? ये चीज यहां पर होता है। जबकि नॉर्मल जो फिक्स डिपॉजिट होता है, एलआईसी का पेपर होता है, ये सब बैंक आपका गिरवी के रूप में ले सकती है, उसको जब्त कर सकती है अगर आप बैंक से लोन लिए और पैसा नहीं चुका है तो। लेकिन ईपीएफ और पीपीएफ का पैसा जो है, जो उसमें आप जमा करके रखे हैं, वो लोन लेने के केस में अगर आप नहीं चुका पाए तो ईपीएफ और पीपीएफ का पैसा बैंक जब्त नहीं कर सकती है, फोरफिट नहीं कर सकती है। याद रखेंगे, डेप्ट लायबिलिटी इसकी 0 है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ हाँ, ईपीएफओ बेसिक सैलरी पर 12% लगता है, जी हाँ बिल्कुल सही है रक्षेंद्र जी। यहां तक क्लियर? बताइए, यहां तक क्लियर ना?
हाँ ठीक है। ये सब वैलिड पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करें ईपीएफ और पीपीएफ में, ठीक है। चलिए, टैक्स का कोई बर्डन है नहीं, नो बर्डन इन टैक्स, नो बर्डन इन टैक्स, ठीक है, नो बर्डन इन टैक्स, ठीक है। और इसमें भी टैक्स का कोई बर्डन नहीं है, नो बर्डन। अब आप बोलेंगे नो बर्डन का मतलब क्या होता है सर, ये बता दीजिए। इसका मतलब सिंपल यही है कि ईपीएफ हो भैया या पीपीएफ हो, इन दोनों में सबसे बड़ी बात है कि इसमें टैक्स का कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि 15 साल के बाद जब आपको पीपीएफ का पैसा मिलेगा 50 लाख रुपया या 20 लाख रुपया, तो उस पर सरकार कुछ पैसा काट लेगी टैक्स के रूप में, नहीं। ये चीज ईपीएफ के साथ भी नहीं है और ये सारी चीजें पीपीएफ के साथ भी नहीं है, आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मतलब ये टैक्स फ्री है आफ्टर मैच्योरिटी, याद रखेंगे। और इसमें क्या है कि एक आदमी एक ही अकाउंट खुलवा सकता है, वन पर्सन वन अकाउंट। ऐसा नहीं कि एसबीआई में भी आप पीपीएफ खुला लिए है, बैंक ऑफ इंडिया में भी पीपीएफ खुला लिए है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। सेविंग अकाउंट आप 50 बैंक में खुला सकते हैं, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आप 50 बैंक में खुला सकते हैं, है ना। बहुत सारे बैंक में के ब्रांच में आप खुला सकते हैं। लेकिन पीपीएफ जो होता है ना, ईपीएफ आप एक ही बार ओपन करा सकते हैं। समझ में आ गया बात को। तो ये कह रहा है वन पर्सन, ठीक है, वन अकाउंट, वन पर्सन वन अकाउंट। तो जो ईपीएफ है, जो इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इसके बारे में खास बात ये कहा गया है कि ये वन पर्सन वन अकाउंट की फैसिलिटी है यहाँ पर। एक पर्सन एक अकाउंट, एक पर्सन एक अकाउंट, मतलब एक आदमी एक ही अकाउंट खुला सकता है। और जो पीपीएफ है, इसमें भी यही चीज है, वन पर्सन वन अकाउंट, वन पर्सन वन अकाउंट। इतनी बातें आप याद रखेंगे डियर एस्पिरेंट्स, ठीक है। चलिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जानना बहुत जरूरी है कि सपोज मान लीजिए कि कोई ऐसा एम्प्लॉय है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है और ये अपने एम्प्लॉयर को जाके कहता है, ये मान लीजिए उसका एम्प्लॉयर है, कि एम्प्लॉयर हम 12% पीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एम्प्लॉय बोलता है कि हमारा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसमें हम 12% कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम इसमें 20% कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एम्प्लॉय कहता है अपने एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉयर, ठीक है, मान लीजिए कि एम्प्लॉय किसी प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई ये जो एम्प्लॉयर है मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। और ये एम्प्लॉय अपने मालिक को बोलता है, अपने एम्प्लॉयर को बोलता है कि एम्प्लॉयर ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफ है, इसमें हम 12% कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम 20% कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे उतने खर्चे हैं नहीं, हमारा जो भी पैसा है वो बच जाता है, हमारे कोई बाल बच्चा है नहीं, ना ऊपर ना नीचे, ना कोई आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, हमारे खर्चे बहुत कम है। तो अभी फिलहाल हमको पैसे की जरूरत नहीं है ना। भले हमको बूढ़ा होंगे, हमारे एज 60 साल से ऊपर हो जाएगा तो हमको ज्यादा पैसे की जरूरत रहेगी। तो फिलहाल हमारा अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट उतना खर्चा है नहीं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने सैलरी से 12% ना डिडक्ट करवा के 20% डिडक्ट करवाएं।
तो क्या ऐसा प्रोविजन है कि अगर इंप्लॉई चाहे तो अपनी इच्छा से 12% से ज्यादा अपने सैलरी से पीएफ डिडक्ट करवा के ईपीएफ फंड में जमा कर सकता है? क्या ऐसा प्रोविजन है? आपको क्या लगता है ऐसा है? वैसे गवर्नमेंट तो बोली है, गवर्नमेंट जो ईपीएफ एक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये तो बोला गया है कि मिनिमम 12% जो है वो इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और मिनिमम 12% जो है वो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो मिनिमम इंप्लॉय और 12% और मिनिमम आपका इंप्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट करेगा ईपीएफओ में। लेकिन अगर कोई इंप्लॉय बोले कि हम 20% कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या ऐसा प्रोविजन है? बताइए, क्या लगता है? तो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल है। तो बिल्कुल इंप्लॉय चाहे तो अपना पूरा सैलरी दान कर दे पीपीएफ में, पीपीएफ बोलते हैं ईपीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए इंप्लॉय बोलता है कि हमको 12% हम डिडक्ट नहीं करवाएंगे, हम 20% ही डिडक्ट कराएंगे, तो इंप्लॉय कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इंप्लॉय 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या इंप्लॉयर भी 20% करेगा इंप्लॉय के सैलरी का? ये बोलेगा नहीं, तू को करना है तू कर, ठीक है, तो 20% क्या 40% कर ले, अपना पूरा सैलरी डोनेट कर दे ईपीएफ में। लेकिन हम तो भैया 12% ही करेंगे, क्योंकि सरकार ने हमें कहा है 12% कंट्रीब्यूट करने के लिए। हम 12% से एक चवन्नी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, तू को करना है तू कर। तो याद रखिएगा, तो अगर कोई इंप्लॉय जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर कोई इंप्लॉय अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है या जॉब कर रही है, ठीक है, अगर वो चाहता है कि हम 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें ईपीएफ के अकाउंट में, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे अकाउंट को हम लोग कहेंगे आपका क्या? ऐसे अकाउंट को कहेंगे हम लोग वीपीएफ। क्या कहेंगे? वीपीएफ। वीपीएफ का पूरा नाम होता है वॉलियंटरी प्रोविडेंट फंड। क्या? वॉलियंटरी वॉलियंटरी प्रोविडेंट फंड। ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? वॉलियंटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो वॉलियंटरी प्रोविडेंट फंड उस प्रोविडेंट फंड को कहते हैं डियर एस्पिरेंट्स, जिसमें 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 इंप्लॉई जो होता है वो अपनी इच्छा से 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है ईपीएफ में, लेकिन इंप्लॉयर 12% ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं। और ये प्राइवेट कंपनियों के लिए होता है, मतलब प्राइवेट कंपनी का अगर कोई इंप्लॉय अगर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो जरूर कर सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वीपीएफ, वॉलियंटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, चलिए ओके। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वो ऐसा करना चाहती है कि वो भी अगर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहती है, कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय अगर 12% से ज्यादा, मोर देन 12% वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है, मोर देन 12% वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है, किसमें? आपका पीएफ के फंड में, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में, तो वो अगर करना चाहती है तो बिल्कुल कर सकती है। तो उसको हम लोग कहते हैं वीपीएफ, सॉरी वीपीएफ नहीं, जीपीएफ। क्या कहते हैं? जीपीएफ। उसको हम लोग कहते हैं जीपीएफ। जीपीएफ का पूरा नाम क्या है? जनरल प्रोविडेंट फंड। इसका पूरा नाम है जनरल प्रोविडेंट फंड, याद रखेंगे। तो जनरल प्रोविडेंट फंड, क्लियर? तो प्राइवेट अगर इंप्लॉय, कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला इंप्लॉय अगर चाहे तो वो 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है पीएफ के फंड में, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? वीपीएफ। और अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय चाहे तो वो भी 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका जीपीएफ, याद रखेंगे। क्लियर? जनरल प्रोविडेंट फंड। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? तो बोलिए हाँ सर क्लियर। लिमिट क्या है इंप्लॉय की कंट्रीब्यूशन की? लिमिट अभी तो बताए, लिमिट वो अपना पूरा सैलरी दान कर दे। क्लियर? रक्षेंद्र जी, हाँ ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेंगे आप। जीपीएफ, वीपीएफ, है ना, ईपीएफ, पीपीएफ, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, हाँ
एक मिनट, मेरे सीक्यू होगा, रुकिए एक मिनट, पीपीएफ से रिगार्डिंग, रुकिएगा चेक करते हैं। एक मिनट रुकिए, इसी में होगा मेरे ख्याल से। सोशल सिक्योरिटी पीपीएफ, हाँ देखिए अब आपको थोड़ा पीपीएफ से रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू करा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। जैसे आपका क्वेश्चन है एग्जाम, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आपका जो प्रोविडेंट फंड एक्ट इज एप्लीकेबल टू एन एस्टेब्लिशमेंट एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो शेड्यूल 2 हजार्डियस इंडस्ट्रीज लिस्ट, शेड्यूल 9, शेड्यूल 1, तो किसमें डिफाइन किया गया है? तो पीएफ एक्ट 1952 का 70 शेड्यूल 1 में पूरा ईपीएफ के बारे में, पीपीएफ के सॉरी ईपीएफ और ईपीएफ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसको अच्छे से डिफाइन किया गया है शेड्यूल 1 में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मिनिमम फिल इन द ब्लैंक्स पर्सन must be employed in as establishment for the applicability of the PF Act। तो PF एक्ट में कवर होने के लिए उस इस्टेब्लिशमेंट में कम से कम कितने एम्प्लॉय का काम करना जरूरी है? बताइए, मैंने आपको बताया है कितना एम्प्लॉय, बताइए जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब कह रहे हैं 20, बिल्कुल सही है। 20 ये पर्सन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। चलिए उसके बाद बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट आर ट्रू। कौन सा इसमें से प्रोविजन बिल्कुल सही है? बताइए इसमें से कौन सा प्रोविजन जो है वो पूरे तरह से सही है, जल्दी बताइए, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को और बताइए कि कौन सा प्रोविजन इसमें से आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पढ़िए। तो कह रहा है द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉइंग लेस देन 20%, लेस देन 50% वर्किंग विदाउट एड ऑफ पावर। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि इट मेक्स प्रोविजन फॉर पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन। तो इसमें आपका जो पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है 12%, उसमें पेंशन स्कीम का भी बेनिफिट इंक्लूड है, बिल्कुल सही है। और देयर इज नो वेज लिमिट टू बी कवर्ड अंडर द पीएफ एक्ट। नहीं, हाँ पीएफ एक्ट का कह रहा है कि हाँ इसका वेज लिमिट है, देयर इज नो वेज लिमिट, हाँ वेज लिमिट है। इसमें कहा गया है कि आपकी सैलरी 15,000 रुपया होनी चाहिए, 15,000 या 15,000 रुपया से कम होगी तब आप पीएफ एक्ट के तहत कवर होंगे। पीएफ एक्ट के तहत कवर होने के लिए आपकी जो सैलरी लिमिट है वो 15,000 या 15,000 से कम होनी चाहिए, तभी आप पीएफ एक्ट में कवर होंगे। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपया से ज्यादा है और आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट से पीएफ कटे और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करे, तो उसके लिए 3 लोगों का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक एम्प्लॉयर की इच्छा से होनी चाहिए, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉई और प्लस असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो आप बनने जा रहे हैं। तो इन तीनों की मंजूरी होगी तब अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 रुपया से ज्यादा है, मान लीजिए किसी का 25,000 है, 40,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तब उसके सैलरी से आपका पीएफ कटेगा, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा उसके सैलरी का और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा अपने सैलरी का।
याद रखेंगे। वरना नॉर्मली 15,000 या 15,000 रुपए से कम अगर किसी का बेसिक सैलरी है तो ये ऑटोमेटिक, और वहां पर 20 या 20 से ज्यादा इंप्लॉय काम कर रहे हैं तो वहां पर पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा इंप्लॉय की तरफ से। लेकिन अगर किसी का 15,000 रुपए से ज्यादा सैलरी है तो ये इंप्लॉयर, इंप्लॉय और एपीएफसी दोनों के रजामंदी से, दोनों के सहमति से उसकी सैलरी से पीएफ डिडक्ट किया जाएगा, याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी क्या कहता है, द एक्ट हैज प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। हाँ, तो ये जो 12% कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें पेंशन स्कीम और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का भी पैसा उसमें इंक्लूड है। तो ऑप्शन ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको बताएंगे कितना कटता है वो हम आपको बताएंगे। इंश्योरेंस में 12% में कितना कितना किसमें कंट्रीब्यूशन होता है सब आपको बताएंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ओके। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज वेज लिमिट टू बी एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952। तो कह रहा है कि पीएफ एक्ट में कवर होने के लिए सैलरी लिमिट क्या, रेंज क्या होना चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितना रुपया तक का सैलरी होना चाहिए आपका कि आप पीपीएफ में पैसा जमा कर सकते हैं। मतलब आपका जो पीपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपके सैलरी से एम्प्लॉय जो है वो पैसा डिडक्ट करेगा, एम्प्लॉय के फंड जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसमें पैसा आपका कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 15,000। पहले ये लिमिट 65,000 था, 6500 था, उसके बाद बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया, 15,000, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद द चेयरमैन एंड मेंबर of the central board constitute under the employee provident fund are appointed by। तो जो चेयरमैन एंड मेंबर होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट कहता है अंडर दिस एक्ट हाउ मेनी मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाई, ये बाई होगा, बी हो गया है, बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंट्रल बोर्ड रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय इन द इस्टेब्लिशमेंट टू विच द स्कीम अप्लाइड। तो ये जो पीएफ का जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं? 15, 10, ठीक है, या आपका 12, कितना? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 10। तो आपका प्रोविडेंट फंड में जो बोर्ड मेंबर होते हैं, आपका सेंट्रल बोर्ड मेंबर, वो कितने होते हैं? टोटल 10, और 10 का 10 अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? आपका क्या नाम है उसका, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ पर, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना हम जरूरी समझेंगे, क्वेश्चन आता है इससे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना परसेंट होगा? 12% ऑफ द वेजेस, ठीक है, 12% ऑफ द वेजेस। तो वेजेस का 12% कंट्रीब्यूट होगा मैक्सिमम, याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फाइन टू पीएफ। तो पीएफ में नॉर्मली 12%, बट एज पर एम्प्लॉय वॉलंटरी डिजायर दे कंट्रीब्यूट मोर देन 12%। मैंने आपको बताया ना कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो पीएफ 12% से ज्यादा पीएफ में पैसा जमा कर सकता है। अब देखिए ये जो 12% है उसका हिसाब किताब समझिए। इसमें से 8.33% जो है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है, 3.67% आपका ईपीएफ में जमा होता है, 0.5% आपका एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस में जमा होता है, 0.01% फॉर एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस हैंडलिंग चार्ज में, और 0.5% आपका ईपीएफ हैंडलिंग चार्ज में जमा होता है। तो ये 12% का एक एक का हिसाब किताब है कि 12% जो है वो पूरा का पूरा पीएफ में नहीं जा रहा है, वो ना कहने को है वो पीएफ में कंट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन उस 12% का हिसाब है 8.33% आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा,
3.67% आपका ईपीएफ में जमा हो रहा है, 0.5% आपका एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस में जमा हो रहा है, 0.01% जो है वो आपका ईडीएलआई हैंडलिंग चार्ज और 0.5% आपका ईपीएफ हैंडलिंग चार्ज में जमा हो रहा है। इतनी बातें आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 15,000 रुपये आपका ग्रॉस बेसिक सैलरी है, ग्रॉस बेसिक सैलरी जिसमें बेसिक और डियरनेस अलाउंस दोनों मिलाकर है, हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूड नहीं है, सिर्फ बेसिक और डीए, ये दोनों मिलाकर जो सैलरी बनेगा बेसिक सैलरी कहलाएगा, और उसका 12% कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। क्लियर मनोज जी? मनोज जी क्लियर? ओके ठीक है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अकाउंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड इज ऑडिटेड बाय एनुअली। तो सेंट्रल बोर्ड का जो अकाउंट है, माने ईपीएफओ का जो अकाउंट, मतलब ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा ऑडिट कौन करता है? इनमें से कौन ऑडिट करेगा बताइए? आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे इसके बारे में, बताइए, ऑप्शन देख के समझिए, कौन ऑडिट करता होगा? किसके द्वारा ऑडिट होता है बताइए? इन चारों में से किसके द्वारा? हाँ, कैग, गवर्नमेंट का जितना भी पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है ना, या मिनिस्ट्री है, उन सब का या कोई कंपनी है पब्लिक सेक्टर, उन सब का हिसाब किताब कैग देखती है कि कहीं उसका घोटाला तो नहीं हो रहा, किसी के गलत तो नहीं हो रहा, पैसे का फंड का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, तो कैग चेक करती है। कैग किस आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? बताइए जल्दी, किस आर्टिकल में कैग को डिफाइन किया गया है? कौन बताएगा? पॉलिटी पढ़े है तो बताइए, किस आर्टिकल में कैग को डिफाइन किया गया है? बताइए सारे लोग, किस पे टिक लगाएंगे? ठीक है, 148, 148 याद रखेंगे, 148। तो 148 में जिक्र किया गया है किसका? कैग का, याद रखेंगे। कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? कैग अपना रिपोर्ट सौंपता है प्रेसिडेंट को, भारत का राष्ट्रपति को, आर्टिकल 151 के तहत, याद रखेंगे। चलिए, as an employer who contravenes or makes default in complying with the provision of section 6 of this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to which year? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉई, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, वो अगर किसी तरह का कोई घोटाला करता है, मान लीजिए कि वो सैलरी से एम्प्लॉय का पैसा तो डिडक्ट कर रहा है लेकिन वो ईपीएफओ में जमा नहीं कर रहा है, और वो पकड़ा गया, तो उसको कितना साल तक का जेल हो सकता है बताइए? सेक्शन 6 के तहत कितना साल तक का जेल हो सकता है? तो उसको 3 साल का जेल हो सकता है या उससे ज्यादा भी। तो अगर कोई एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है, वो किसी तरह का कोई घोटाला करती है, कोई फ्रॉड का काम करती है कि एम्प्लॉय का सैलरी से वो ईपीएफ का पैसा काट ली लेकिन वो जमा नहीं की है, या किसी तरह का धोखाधड़ी की है, तो इसके लिए पकड़े जाने पर उसको 3 साल का जुर्माना लगेगा और 3 साल का सजा होगा। और जुर्माना देखिए क्या बोल रहा है, कंट्रीब्यूशन अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन, कितना से कितना रुपए तक का उसको आपका जुर्माना बताइए? हाँ, ये तो मैंने आपको बताया ना कि कंट्रीब्यूशन अंडर एम्प्लॉइज, कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में स्कीम में कवर होने के लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के स्कीम में कवर होने के लिए एम्प्लॉय की सैलरी पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है बताइए? पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई? तो पहले था 6500 और अब हो गया है 15,000, याद रखेंगे। पहले था 6500 और अब हो गया है 15,000। इतनी बातें आप याद रखेंगे। क्लियर? ओके, हाँ
तो इतना पॉइंट्स आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पढ़िए इसका राइट आंसर क्या होगा। व्हाट आर द इमोलमेंट्स अर्नड बाय द एम्प्लॉइज which are not covered under the definition of basic wages in Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952। तो इनमें से जो है जब हम बात करते हैं बेसिक सैलरी की, क्योंकि बेसिक सैलरी से ही आपका डिडक्ट होता है ईपीएफ का पैसा, प्रोविडेंट फंड में जाता है 12%। तो इसमें बेसिक सैलरी में कौन सा कवर नहीं होगा? बेसिक सैलरी में या बेसिक वेजेस में इनमें से कौन सा कवर नहीं होगा बताइए। ध्यान से पढ़िए कौन सा कवर नहीं। दो, तीन और चार ये कवर नहीं होगा, बाकी आपका 2, 3, 4 ये कवर होगा। ठीक है, जो सैलरी उसको मिल रहा है और डीए मिल रहा है, मतलब आप जान लीजिए बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलाकर जो सैलरी बनेगा, ठीक है, वही कंट्रीब्यूशन होगा आपका पीएफ में, ईपीएफ में, याद रखेंगे 12%। ठीक है, चलिए ये सब आपका फूड कंसेशन या एचआरए वगैरह, बोनस कमीशन, ये सब आपका बेसिक सैलरी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए EPF Act 1952 is an act provide fill in the blanks for employees in factory and other establishment। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। EPF Act 1952 is act fill in the blanks for employees in factory and other establishment। अगर EPF Act जो अप्लाई होगा, प्रोवाइड होगा एम्प्लॉय और फैक्ट्री में, अदर इस्टेब्लिशमेंट में, बताइए इसमें आपका तो तीनों कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना, तो ऑल ऑफ दी एबव होगा राइट आंसर। पेंशन फंड में भी, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में भी, फॉर द इंस्टीट्यूट प्रोविडेंट फंड, तीनों में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने अभी आपको जो बताया। हाउ मेनी इयर्स ऑफ सर्विस इज नीडेड टू क्वालिफाई फॉर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। आप मान लीजिए कि कोई जॉब ज्वाइन किए, आज आप जॉब ज्वाइन किए, आज के डेट में आपने कोई जॉब ज्वाइन किया, ठीक है, और ऐसा जॉब ज्वाइन किया जहां पर पीएफ का प्रोविजन है, तो क्या आपको लगता है कि आज हम ज्वाइन किए और अगले महीने से हमारे सैलरी से 12% डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा ईपीएफ के अकाउंट में? कहने का मतलब है कि आज आपकी नौकरी हुई, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप जिस भी स्टेब्लिशमेंट में जॉब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज हमने जॉब ज्वाइन किया और नेक्स्ट मंथ से ही हमारे सैलरी से ईपीएफ के अकाउंट में पैसा कंट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे सैलरी से? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 5 साल जॉब करना पड़ेगा उस एस्टेब्लिशमेंट में। 5 साल के बाद आपके सैलरी से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा डिडक्ट होगा। समझ में आ गया? आपके सैलरी से पैसा कटेगा और ईपीएफ में जमा होगा। समझ में आया? तो सीधी सी बात है, आप 5 साल तक रेगुलर उस एस्टेब्लिशमेंट में जॉब करेंगे, फिर 5 साल के बाद आपके सैलरी से 12% एम्प्लॉयर और 12% आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट होगा और वो ईपीएफ में जमा होगा। 5 साल आपको कम से कम सर्विस करना पड़ेगा। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। इसका पीडीएफ हम अवेलेबल करा चुके हैं आपको, है ना, आपके ग्रुप में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर परसों के क्लासेस में, डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।